अस्सलाम वालेकुम। और आज हम जो मतलब जिससे मैं बात करूंगा वो है हाउ डू वी मेंटेन साइकोलॉजिकल वेलबीइंग। साइकोलॉजिकल वेलबीइंग को हमें बरकरार रखने की क्या जरूरत पड़ रही है, हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं और क्या ये कभी इम्पोर्टेंट था भी। मतलब हम सब जानते हैं आर बॉडी एंड माइंड इंक्लूडिंग ब्रेन, यानी जो हमारा दिमाग है, जो हमारा एक जो बॉडी है, ये सारा यूनिट एक मशीन की तरह काम करता है। और मशीन में हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई खराबी के चांसेस रहते हैं। आप मान लीजिए अम, कभी इन्फेक्शन हो गया तो फीवर आ गया, कभी अम, कभी इंजरी होगी और फ्रैक्चर हो गया, कभी दांत खराब हो गया। सो हर ऑर्गन सिस्टम में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हर एक ऑर्गन सिस्टम में। लेकिन आज तक आई थिंक अभी आप ऐसा मान सकते हैं कि यही कोई 20-30 साल पहले दिमाग के ऊपर कोई इस पे जोर नहीं देता था। जैसे अगर हम किसी बच्चे से मैं पूछूं कि क्या तुम्हें फीवर आया है कभी, क्या तुम्हें बुखार आया है कभी, तो वो आराम से जवाब देगा, हाँ बहुत बार आया है। इनफैक्ट हम सबको आया होगा बुखार। सो फीवर जब हर एक इंसान को आता है, और यही बात अगर हम बोलें क्या तुम्हें कभी डिप्रेशन आया है, तो हिचकिचाने लगेंगे। कभी आ, आधे लोगों को पता भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ब्रेन हमारा एक ऑर्गन है, और इसमें ब्रेन फंक्शनिंग, जिसको हम माइंड बोलते हैं, ब्रेन का फंक्शनिंग माइंड, और उसमें भी कुछ कुछ इलनेसेस आ सकती है, विच इज क्वाइट नॉर्मल, क्वाइट ऑब्वियस कि ये चीजें हो सकती है। और डिप्रेशन खासकर, जैसे फीवर है तो दिमाग की बीमारियों का फीवर डिप्रेशन कहलाता है आजकल। सो इट इज दैट कॉमन, ऑलमोस्ट ये हम सबको होने वाला है और हम सबको हुआ ही होगा। खैर, तो ये 30 साल पहले आप समझ लीजिए कि लोग इस पे बात नहीं करते थे। इसका कोई मतलब इसकी कोई इस पे कोई ध्यान ही नहीं देता था, जब तक कि ये बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, जब तक कि रिसर्च होने लगी, जब तक कि न्यूरो साइंस का इन्वॉल्वमेंट हो गया, और साइंसदानों ने ये सोचना शुरू किया कि एक इंसान की सोच पे कितना असर पड़ सकता है और उसकी वजह से उसके काम पे कितना असर पड़ सकता है। सो ऑल टुगेदर जब ये देखा गया कि एक मुल्क पे कितना बोझ पड़ सकता है ऐसे लोगों का जो जिनको मेंटल इलनेसेस है, बात करनी ही पड़ी। सो व्हाट इज साइकोलॉजिकल वेल बीइंग। साइकोलॉजिकल वेल बीइंग को डिफाइन करने से पहले या उसके ऊपर बात करने से पहले हम बात करेंगे कि डब्ल्यूएचओ क्या बोलता है कि हेल्थ क्या होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट प्लीज। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बात करता है कि हेल्थ पे, आप हेल्थ इज सॉरी आप हेल्थ भी इज कंट्रोल कर सकते हैं इसको आप। अच्छा, मैं कंट्रोल करता हूँ, ओके, थैंक यू। एक मिनट होल्ड ऑन। कैसे कैसे करना होगा? अच्छा, स्वाइप से होगा? हाँ ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बताता है कि हेल्थ क्या है। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबीइंग। जब एक इंसान का, हम सब बोलते हैं कि एक इंसान कंप्लीटली हेल्दी है, कंप्लीट वो सेहतमंद है, जब उसका बॉडी यानी फिजिक, जब उसका दिमाग यानी माइंड, जब उसकी सोशेबिलिटी यानी उसका उठना बैठना दूसरे लोगों से ये बिल्कुल ठीक है, तब हम बोलते हैं कि एक इंसान कंप्लीटली ठीक है। अब ये
पहले क्या होता था, हम बोलते थे कि इंसान तभी ठीक है, तभी सेहतमंद है जब उसकी बॉडी सेहतमंद है, सेहतमंद है, उसमें कोई भी इश्यू नहीं है, कोई भी ऑर्गन में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब सिर्फ माइंड ही नहीं, यानी हम सिर्फ मेंटल इश्यूज की ही बात नहीं करेंगे, सोशल इश्यूज में भी, सोशबिलिटी में भी अगर वो नहीं है, जैसे दूसरे लोगों से उसका कैसा बर्ताव है, उसमें भी अगर वो ठीक नहीं है, तो ये साइकोलॉजिकल वेलबींग, सॉरी, हेल्थ के इस कंपोजिट डेफिनेशन में आता है। नवाडेज प्रपोजल एक और मिला है WHO को कि वो स्पिरिचुअल हेल्थ को भी ऐड करे। सो इसका मतलब हुआ कि इंसान हेल्दी तभी है जब उसका बॉडी, जब उसका साइकोलॉजिकल हेल्थ, जब उसका सोशल हेल्थ और जब उसका स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक हो। ये चार चीजें एक इंसान को बताता है कि ये एक कंप्लीट हेल्थ में है। सो ये सिर्फ फिजिकल चीज नहीं है। अब साइकोलॉजिकल वेलबींग या साइकोलॉजिकल हेल्थ की जब हम बात करेंगे, इसका मतलब हुआ जब एक, यानी हम अब सिर्फ दिमाग की बात करेंगे, जब एक इंसान पूरी तरीके से अपना पोटेंशियल जानता है, यानी मैं कौन सा काम कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इस इंसान को पूरा रियलाइजेशन है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और उसके अलावा वो, अगर उसके लाइफ में जितनी भी स्ट्रेसर है, जितनी भी परेशानियां हैं, उनको वो ठीक से हैंडल कर पाता है, उनको वो ठीक से जवाब दे पाता है, उसके उन स्ट्रेसर्स के अगेंस्ट उस वहां पे ठीक से खड़ा हो पा रहा है और उनसे लड़ता है। ये दूसरी चीज हुई। तीसरा चीज कि वो अगर काम कर पाता है और वो कुछ दे पाता है सोसाइटी को या कम्युनिटी को। इसका मतलब हुआ कि हमारा दिमाग का हेल्थ तभी ठीक है, साइकोलॉजिकल हेल्थ तभी ठीक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, अगर हमारा ब्रेन रियलाइज करता है कि मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ और हम स्ट्रेस को काबू में कर सकते हैं, स्ट्रेस वाले सिचुएशन से आराम से डील कर सकते हैं, और मैं जो काम कर रहा हूँ उससे फायदा होता है सोसाइटी को और कम्युनिटी को। नेक्स्ट प्लीज। तो नाउ साइकोलॉजिकल वेलबींग अगर हम देखेंगे, इसके ओके, व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग। अब हम देखेंगे कि क्या चीज है जो साइकोलॉजिकल वेलबींग में आता है, क्या क्या चीज है जो साइकोलॉजिकल वेलबींग में आता है। बहुत सारे रिसर्च के बाद साइकोलॉजिकल वेलबींग यानी साइकोलॉजिकल हेल्थ, उस पे 5 चीजें देखी गई है कि एक इंसान के पास अगर 5 चीजें हो तो अम, वो हम अगर वो 5 चीजें हुई तो हम आराम से कह सकते हैं कि एक इंसान साइकोलॉजिकली हेल्दी है। नंबर 1, सेल्फ एक्सेप्टेंस, कि एक इंसान एक्सेप्ट करता है। सेल्फ एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी बात है। एक्सेप्ट करता है कि मैं हूँ, मेरा ये नाम है, मैं इतना ताकतवर हूँ, मेरे में ये कमियां है, या मेरे में ये ताकत की चीजें हैं, या मेरे में ये एबिलिटीज है, मैं इस घर में पैदा हुआ हूँ, मेरी सिचुएशन इतनी ठीक है और इतनी खराब है। वो एक्सेप्ट करता है कि यानी वो हर एक पहलू अपना आप एक्सेप्ट करता है, अपने आप को और अपने सराउंडिंग को। ये पहला चीज बनता है कि एक इंसान साइकोलॉजिकल हेल्थ में है। जो ही हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जो ही हम इसके साथ लड़ने लगते हैं, तो वहीं पे शुरू हो जाती है हमारी अंदर की लड़ाई, और वही हमें परेशान कर देती है, डिप्रेशन का शिकार कर देती है, और कभी कभी एंग्जाइटी ले आती है। बाहर तो हमें सिर्फ लगता है कि मेरा दिल तेज से धड़क रहा है, मुझे घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही, लेकिन डीप विद इन ये कुछ कुछ छोटे छोटे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं जो एक इंसान को मजबूर करते हैं ऐसा फील होने के लिए। नाउ फर्स्ट इज सेल्फ एक्सेप्टेंस, यानी कि वो कितना अपने आप को एक्सेप्ट करता
सकता है। सेकंड इज एनवायरमेंटल मास्टरी। एनवायरमेंटल मास्टरी क्या हुआ? वो हुआ कि मैं कितना तरीके से, एक स्लाइड पीछे है, मैं कितना आराम से अपने एनवायरनमेंट को उसको डील कर सकता हूँ। इसका मतलब हुआ कि मैं कितना अच्छे से अपने एनवायरनमेंट को हैंडल कर सकता हूँ। ये दूसरी चीज हुई। तीसरी चीज हुई पॉजिटिव रिलेशनशिप। यानी मेरे आसपास जितने मेरे रिलेशंस है, चाहे वो फादर है, मदर है, पेरेंट्स है, भाई बहन है, या या मेरे कुलीग्स है, या मेरा वर्क प्लेस पे है, जितने भी रिलेशंस है वो कितने पॉजिटिव है, ये ये एक और पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट स्लाइड है प्लीज। और पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ मतलब कि मैं कितना अपने आप को बढ़ने का मौका देता हूँ। मेरे जो एट्रीब्यूट्स है, मेरे जो एबिलिटीज है, मैं उनको कितना पॉलिश और कर रहा हूँ, मैं उनको कितना और बढ़ा रहा हूँ। यानी जो काम मैं कर सकता हूँ, मैं उसमें और क्या ऐसा कर रहा हूँ कि ये दिन ब दिन मेरी ये क्वालिटी बढ़ती रहे। देन पर्पस इन लाइफ। एक इंसान के लाइफ में कोई न कोई मीनिंग होना चाहिए। हर एक इंसान जिंदा रहता है किसी एक काम के लिए। तो हम ये दो तरीके से रख सकते हैं। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कि आज शाम का खाना मैं कैसे घर ले आऊं, ये शॉर्ट टर्म एक पर्पस हो सकता है। लॉन्ग टर्म पर्पस हो सकता है कि मैं एक बेहतर इंसान कैसा बन सकता हूँ, या मैं कम्युनिटी के लिए क्या कर सकता हूँ। यानी पर्पस इन लाइफ शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है। तो जब एक इंसान के मन में ये पर्पस इन लाइफ हो, तो ये साइकोलॉजिकल वेलबींग बढ़ाता है। और ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी इज फ्रीडम। उसके माइंड को पता होना चाहिए कि वो फ्री है। अगर उसके दिमाग को पता नहीं है कि वो फ्री है, या वो फील नहीं कर रहा है फ्रीडम, तो साइकोलॉजिकल हेल्थ पॉसिबल नहीं है। मैं क्विक रिकैप करता हूँ। इंसान तभी साइकोलॉजिकली हेल्दी हो सकता है जब वो अपने आप को एक्सेप्ट करता है, अपनी सिचुएशंस को एक्सेप्ट करता है। एनवायरमेंटल मास्टरी यानी वो अपने आसपास के जो सिचुएशन है उस पे उसका कुछ कंट्रोल है और वो उसको आराम से मोल्ड कर सकता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप, दूसरे लोगों से उसका रिलेशनशिप ठीक है। पर्सनल ग्रोथ यानी अपने आप को वो बढ़ने की बड़ा आगे बढ़ने की सोच रहा है। उसके लाइफ में पर्पस है, यानी उसके लाइफ का मीनिंग है, कोई ना कोई मकसद है लाइफ का। और ऑटोनॉमी यानी सेंस ऑफ फ्रीडम, यानी वो एक फ्रीडम का एहसास उसको है। ये चीजें हैं जो साइकोलॉजिकल वेल बीइंग को बनाती है। अब हमें पता है ये पांचवी चीजें, ये छह चीजें सबके सब में नहीं हो सकती है। सबके सब में ये पूरा ऑप्टिमल लेवल तक नहीं हो सकती है। तो हमें ये चीजें लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ताकि हम जितना हो सके उतना साइकोलॉजिकली हेल्दी रहे। तो कैसे हम ये पांच अच्छी चीजें इनको पॉलिश करें, उनको क्या चीजें कर सकते हैं हम कि ये चीजें हम में आए, कि मैं खुद को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कि मैं एनवायरनमेंट को खुद चेंज कर पा रहा हूँ, या रिलेशनशिप्स को ठीक कर पा रहा हूँ, या मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, पर्सनल ग्रोथ कर पा रहा हूँ, या ऑटोनॉमी है, वो सेंस ऑफ फ्रीडम है। नेक्स्ट प्लीज। उसके उसके बारे में ये हमारा आज का लेक्चर है कि हम कैसे साइकोलॉजिकल वेलबींग को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही कॉमन सी चीजें हैं, बहुत ही यूथ से बहुत ही सिंपल चीजें हैं जो साइकोलॉजिकल हेल्थ को बढ़ाती है। क्योंकि हम एक्चुअली इन चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, और शायद इन चीजों को बहुत ही आ, कम मानते हैं कि इनका भी कोई रोल हो सकता है। इसलिए शायद हमें इनका बेनिफिट समझ नहीं आता है। बट अदरवाइज बहुत ही छोटी छोटी चीजों से हम ऐसी परेशानियों से दूर रह सकते हैं। इससे पहले कि हम उसमें जाएं, मैं आपको बता दूं कि एक इंसान के अंदर कोई भी बीमारी आ सकती है पांच या छह तरीकों से। एक हुआ उसका जेनेटिक्स,
अगर उसके मान लीजिए जीन में कोई प्रॉब्लम है या उसके फिजिक में कोई अंदर से ही प्रॉब्लम हो गई, तो वो बीमार हो जाएगा। चाहे वो दिमाग का हो, चाहे वो फिजिकल इलनेस हो। दूसरी नींद है। अगर नींद ठीक नहीं हुई, तो इंसान में कोई भी बीमारी आ सकती है, कोई भी बीमारी। तीसरी चीज़ है स्ट्रेस। और ये बहुत ही ये रिलेटेड ये चीज़ें हैं कि अगर मैं परेशानी को डील नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रहा हूँ, ये एक वजह बन सकती है कि मेरे अंदर फिजिकल या साइकोलॉजिकल इलनेस आ सकती है। उसके बाद है फूड। फूड मतलब मैं खा क्या रहा हूँ, मैं कौन-कौन सी चीज़ खा रहा हूँ, ये भी मुझे चाहे बीमार कर सकती है फिजिकली या साइकोलॉजिकली। ऐसे ही है फिजिकल एक्सरसाइज। मैं कितना एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ, ज़्यादा कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, उसी के हिसाब से मेरे अंदर बीमारी आ सकती है या बच सकती है। और है एनवायरमेंटल फैक्टर, चाहे एक्सीडेंट हुआ या कोई और चीज़ हुआ। ये एनवायरमेंटल फैक्टर कहने का मतलब है कि ये 5 या 6 चीज़ें ही 5 या 6 दरवाजे हैं, यहाँ से ही कोई भी बीमारी एक इंसान के अंदर जा सकती है। अब हम अगर इसको ठीक करना चाहें, जो हमारी साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग है, इसको हम ठीक करना चाहें, इसको मेंटेन करना चाहें, तो पहला जो काम है वो है एक्सरसाइज़ और साइकोलॉजी का क्या काम? हम बहुत सारे लोग मैंने अपने कोलीग्स में भी देखा है, दे नेवर से इट कि अगर वो सेशन भी कर रहे हैं कि भाई जाके तुम एक्सरसाइज़ कर लो। एक्सरसाइज साइकोलॉजी इज वन ऑफ द न्यूएस्ट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का एक ब्रांच निकला है एक्सरसाइज साइकोलॉजी। एक्सरसाइज साइकोलॉजी के हिसाब से अगर हम कम से कम एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे, यानी जिसमें सांस फूले, ऐसी कोई एक्सरसाइज करें जिसमें सांस फूले आधा घंटा, तो हमारे ब्रेन से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। एंडोर्फिन क्या होता है? ये होता है एक ऐसा केमिकल जो एक नेचुरल ओपियोइड है, एक नेचुरल अफीम है। एक इंसान और उसका दिमाग खुद ही ये अफीम बनाता है और इंसान के दिमाग में ये रिलीज होने लगता है सिर्फ एक्सरसाइज से। आधा घंटा अगर हम एक्सरसाइज करेंगे जिसमें सांस फूले, तो हमारे दिमाग से ये रस निकलना शुरू हो जाता है। एंड इट इज ए नेचुरल अफीम जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये हमारा फिजिकल हेल्थ को भी बढ़ाता है, ये हमारे साइकोलॉजिकल हेल्थ को भी बढ़ाता है, ये हमारा स्ट्रेस को कम करता है, ये हमारे बीपी को कम करता है। ये ये ऑल टुगेदर ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। ये ऑल टुगेदर हमारे पूरी बॉडी में एक एक मरहम का काम करता है। जहाँ-जहाँ रिपेयरमेंट की ज़रूरत हो, वहाँ-वहाँ ये रिपेयर करता है। जैसे हम बोलते हैं खाने में पानी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। ज़िंदा रहने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। वैसे ही एक्सरसाइज़ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो हम अपने सारे जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, उनको एक्सरसाइज़ के बारे में बोलते हैं कि आप प्लीज़ एक्सरसाइज करो, आपकी एंग्जायटी कम होगा, आपका डिप्रेशन कम होगा, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, आपके कॉग्निटिव फंक्शन तेज होंगे, आप सोचने लगेंगे तेज से, आप याद कर पाओगे ठीक से। यही एक रीजन होता है अगर एक बंदा थक के आ जाता है घर, खासकर मजदूर और कोई स्ट्रेस ना हो उनको, तो जो ही वो थक के घर आ जाते हैं, भले ही वो बदन से पूरा टूटा हुआ होता है, लेकिन माइंड उसका बहुत ही आराम कर रहा होता है, एक स्ट्रेस से दूर होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ एंडोर्फिन। और यही हम जो लोग जिम कर रहे होंगे या जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, उनको पता होगा कि एक्सरसाइज के इमीडिएटली हाफ एन आवर के बाद उनको वो एक वेलनेस फील होता है, एक ऐसा लगता है कि जैसे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुश हूँ। So exercise becomes a very important एक तरीका कि हम अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ को बढ़ा सके, न सिर्फ साइकोलॉजिकल हेल्थ को बल्कि फिजिकल हेल्थ को भी। और हम इस चीज को ध्यान नहीं देते और हम शायद ये भी मानते हैं कभी कभी कि इस चीज से होगा ही क्या। लेकिन इस चीज का वन टू वन डायरेक्ट कनेक्शन है कि यह आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ को बढ़ाएगा और आपके डोमेन्स को बढ़ाएगा, कि आपके डोमेन्स को स्ट्रेच करेगा। यानी इसका मतलब हुआ, अगर आप इतना पहले याद कर पाते थे, अभी इतना कर पाएंगे।
बिकॉज ये स्ट्रेच करेगा आपकी एबिलिटीज को एंड इट विल मेक योर फंक्शन टू वर्क एट ऑप्टिमल लेवल। तो एक्सरसाइज साइकोलॉजी बोलती है कि मैक्सिमम डेज में अगर हम ये एक्सरसाइज करें हाफ एन आवर तक तो आप ये बेनिफिट ले सकते हो। तो क्या क्या, जैसे हाफ एन आवर में आप इतना मान लो कि नेक्स्ट प्लीज, आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप गार्डनिंग कर सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, आप जिम जा सकते हो, आप यानी कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे सांस फूले, जिससे सांस फूले, एनीथिंग। वो एक्सरसाइज के लिए वो एक क्लब किया हुआ एक वो योगिक वो पोस्चर्स भी आते हैं। वो आजकल वो एक नया ट्रेंड चलता है। तो मोर और लेस अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज हाफ एन आवर तक ले जाते हैं, एरोबिक एक्सरसाइज, तो ये आपको फायदा देगा। नेक्स्ट प्लीज। नाउ एक्सरसाइज साइकोलॉजी एक हुई, नो डाउट। साथ के साथ हमें दिमाग में ये रखना है कि हम कुछ और भी कर सकते हैं जो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम कर सकता है। उसमें सबसे कॉमनेस्ट चीज है डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग हम कॉमनली बोलते हैं अगर किसी को घबराहट हो, जुट जुट शाहने किश पर्वत सकती जुट जुट शाहने, तो हम यूजली ये माना जाता है कि जब हम सांस लेते हैं, सांस अंदर ले ली, इट इज ए एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमारे अंदर दो नर्वस सिस्टम है। जब हम सांस लेते हैं, इट इज एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जब हम छोड़ते हैं, इट इज मोस्टली द एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप स्ट्रेस में है और यानी आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हाई है, और नेचुरली जो ही ये हाई है तो ये नीचे हो जाएगा। जैसे एक इसका ट्रकर आसन, अगर एक पलड़ा ऊपर होगा दूसरा नीचे आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली एकदम से दोनों ऊपर नहीं आ सकते, एक ऊपर है दूसरा नीचे आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम डीप ब्रीदिंग से इसको बढ़ाते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को, ताकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कम हो जाए और वो क्या बोलते हैं उसको, वो हमें स्ट्रेस से रिलीव कराएं, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी। तो करना क्या होता है इसमें, आप लंबी सांस लें और लंबी सांस छोड़ें, और जब आप लंबी जो आप सांस लेंगे, मोर और लेस डबल द टाइम आपको सांस छोड़नी है। सो दैट मीन्स अगर मैं सांस ले रहा हूं, छोड़ने में टाइम ज्यादा लगना चाहिए। तो ये हम यूजुअली बोलते हैं आप 10 डीप ब्रेथ्स ले लो, तो ये बहुत कारगर है। यहाँ पे कुछ लोगों को मैं ये बता दूं कि अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन आवर कल्चर, प्राइमरली बिकॉज ऑफ फूड एंड स्ट्रेस। परेशानियों की वजह से और स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे लोगों में बीपी कंट्रोल नहीं हो पाता है, अगर वो दवा भी खा रहे हैं तब भी कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो ये एक एक्सरसाइज है जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं बीपी को भी। तो अगर ये एक्सरसाइज हम ये सांस ऐसे लेना अगर 10 मिनट हम रोज करें तो हमारा बीपी भी कंट्रोल में रहेगा। तो यूजुअली हम ये साइकोलॉजिकल टेक्निक हम न्यूरो बायो फीडबैक में करते हैं। जब हम न्यूरो बायो फीडबैक कर रहे होते हैं तो हम बीपी को कंट्रोल करते हैं बाय दिस एक्सरसाइज। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस एक्सरसाइज का हम बीपी को कंट्रोल करने में भी ले सकते हैं और स्ट्रेस को कम करने के लिए भी ले सकते हैं। तो डीप ब्रीदिंग बहुत ही कॉमन है। इसके बाद आता है एक और मसल रिलैक्सेशन, उसमें हम नहीं जाएंगे बिकॉज दैट्स ए वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, उसको कैसे करना होता है। और इसके अलावा आता है योगा। योगा मतलब अगर योगा की डीप में नहीं जाएंगे और सुपरफिशियली देखेंगे तो देन योगा इज एक्चुअली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो आप योगा करो या कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करो, स्ट्रेस रिलीव होगा एंड दिस हैज बीन प्रूवन साइंटिफिकली।
स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हम ऐसे पोस्चर्स कर सकते हैं, यानी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। यूजुअली जो हम आप मान लीजिए सुबह सुबह अगर ग्राउंड्स में जो भी हम वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते थे पहले, वो चीज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अब ये हुआ हमारा एक्सरसाइज। अब खाने का इंपॉर्टेंट चीज है। अगेन, खाने का साइकोलॉजी से क्या लेना देना, या साइकोलॉजिस्ट को खाने के पीछे क्यों पड़ना। जो आप खाएंगे आपका मूड वैसे ही रहेगा। आप कुछ भी खाओ आपका मूड वैसे ही रहेगा। हर एक इलनेस, चाहे वो फिजिकल इलनेस भी हो, उसमें साइकोलॉजी का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बुखार हो रहा है, तो बुखार के साथ साथ आपकी साइकोलॉजी भी चेंज होगी। आपको डायरिया डिसेंट्री हो रहा है, आपका साइकोलॉजी चेंज होगा। आपको फ्रैक्चर हुआ है, आपका साइकोलॉजी पे असर होगा। थॉट्स हो सकते हैं, चाहे वो डर लग सकता है या कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। ऐसे ही हमारे खाने के हैबिट से हमारी साइकोलॉजी पे असर हो सकता है, और उस पे हम मोर स्पेसिफिकली कश्मीरी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हमने सिर्फ एक चीज याद रखा है कि कहीं से भी हम जहां से हमें वाजवान मिला, हम वाजवान खाते हैं। सो बेसिकली वी टेक प्रोटीन ऐसे कि जो इट इज ऑलमोस्ट एब्यूजिंग प्रोटीन। हम एब्यूज करते हैं प्रोटीन को। इतना प्रोटीन हम लेते हैं। प्रोटीन तो एक साइड से, हम कार्ब्स ही इतने लेते हैं, हम इतना कार्बोहाइड्रेट लेते हैं कि वो हमारे पूरी सिस्टम को ही चेंज करते हैं। पूरी इंडिया में डायबिटीज ज्यादा, कश्मीर में यहाँ छोटे बच्चों को पीसीओडी है। यहाँ पे छोटे बच्चों को कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है। क्यों है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल? ये तो बच्चों को तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप अंदाजा नहीं कर सकते हो, बीपी हायर रेंज में रहता है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव बीपी अंडर 130/90, जो कि हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ आवर फूड। जो हम खाना खाते हैं इट्स नॉट एट ऑल बैलेंस। जो हम खाना खाते हैं उसमें हम ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, उसमें हम सबसे ज्यादा कार्ब लेते हैं। तो कोई भी चीज हम लेंगे, अगर पानी भी हम ज्यादा पिएंगे, वो भी हार्मफुल है। अगर पानी हम इतना पिए कि बंदा देर आर उसको बोलता है कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट कुछ ऐसे रिपोर्ट्स है कि इतना पानी पी लिया कि बंदा मर गया। हर एक चीज का नुकसान है जो हम ज्यादा करेंगे, हर एक चीज का नुकसान है। और खाना उसमें तो सबसे बड़ी चीज है। हमारा मोस्टली कश्मीरी खाना अगर हम देखेंगे, इट्स फिल्ड विद कार्बोहाइड्रेट, it's filled with protein, it's filled with oil. Oil is again carbohydrate. तो फैट जो ये बैलेंस डाइट नहीं हम खाते हैं, ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम रोजा पे रखेंगे तो हम रोजे को भी ना एक मौका मिलता है हमें कि ओके, हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, हम अपने हेल्थ को ठीक करेंगे। लेकिन हम उसका भी यूज ठीक से नहीं करेंगे। जिस दिन जितना हम रेगुलरली खाते हैं उससे डबल रोजे में खाते हैं, और वो सारा एसेंस ही खत्म हो जाता है। अगर मैं रिलीजियस बात यहाँ पे करूँ, हम बोलते हैं कि ओके, प्रॉफिट की जिंदगी हमारे सामने है, तो हर एक चीज प्रॉफिट की माननी चाहिए। अगर उनको मटन पसंद था, और ये भी देखना है कि उन्होंने खाया कितना है, और अगर खाया भी है तो कितना खाया है, और खाने के जो उसूल है, आपको कहाँ पे रुकना है। स्टॉपिंग इज नॉट अ केस। हम मोस्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन इज ओवरवेट, और वो ओवरवेट कहाँ से आए? आप थायराइड देखो, सब में ये सारा जो है, ये सारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर खाना एक्सरसाइज, वी डोंट डू इट। सो जितना कम से कम आप काम चला सकते हो, जितना बैलेंस्ड आप खा सकते हो। मैं डाइटिशियन नहीं हूँ, क्या क्या खाना चाहिए उस पर हम ध्यान नहीं देंगे, बट जितना आप ठीक खा सकते हो, उतना आपको पता है ब्रेन में उतना सेरोटोनिन नहीं निकलता है जितना गट में निकलता है। गट मीन्स हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। गट इज नोन एज सेकंड ब्रेन। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो आपका माइंड भी ठीक नहीं होने वाला।
तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम जो खाएँ, उसको हम तरीके से ले लें, ताकि हमारा माइंड भी ठीक रहे। नेक्स्ट प्लीज़। अ, बहुत सारे रिसर्च बोलते हैं कि स्लीप एक इंडिविजुअल प्रोसेस है। इसका मतलब हुआ किसी इंसान को कम नींद की ज़रूरत हो सकती है, किसी को ज़्यादा नींद की ज़रूरत पड़ सकती है। ये एक इंडिविजुअल प्रोसेस है। मगर ऑल टुगेदर इस पे एक सॉर्ट ऑफ एक कंसेंसस है। सारे लोग ये मानते हैं कि कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद होनी चाहिए। लेकिन 6 से 7 घंटा कौन? 6 से 7 घंटा रात के होनी चाहिए, दिन के नहीं। 6 से 7 घंटे रात की नींद होनी चाहिए, और लेट नाइट अवेकनिंग तो बिल्कुल भी नहीं। हम बचपन से वो सुनते आए हैं, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जो हम जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, ये हमारे दिमाग को फ्रेश रखता है। और इसके साथ हमारी बायोलॉजी भी है। आप जो ही इस साइकिल से चलेंगे, तो आपके हार्मोन्स भी टाइम से निकला करेंगे और वो बिल्कुल उस तरीके से रहेंगे। स्लीप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमारे ब्रेन को रेस्ट देती है, हमारे फिज़िक को रेस्ट देती है, ताकि हम अ, ठीक से काम कर सकें। अगर हम स्लीप डिप्राइव्ड रहे, अगर हम स्लीप ठीक से नहीं लेंगे, पहला काम जो होता है, जो हमें होता है, दैट इज कॉग्निटिव फॉगिंग हो जाता है। आप सोच नहीं पाओगे ठीक से, आप कैलकुलेशंस नहीं कर पाओगे ठीक से। अगर गाड़ी चला रहे हो तो ठीक से गाड़ी नहीं चला पाओगे, आप क्लम्पसी हो जाते हो, आप ड्राउजी हो जाते हो, आप खुदा ना खासा एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जो अगर हम नींद नहीं करते हैं। और नींद पे तो बहुत सारी रिसर्च है कि मतलब अगर नींद नहीं करेंगे तो कम से कम 7 दिन में यूजुअली दे से कि डेथ हो सकती है। अगर 7 दिन की नींद, अगर कंप्लीटली 7 दिन नहीं करेगा नींद, तो जानवरों में ये स्टडी की गई थी कि 7 टू 14 डेज में उनकी डेथ हो जाती है, अगर वो बिल्कुल नींद उनको सोने नहीं देंगे। तो नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि वो हैप्पी हार्मोन्स हमारे अंदर उसको रेगुलेट करें। तो कोशिश करनी चाहिए इसको हम पहले से ही ले लें, यानी ताकि हम सुबह जल्दी उठें और शाम को जल्दी सोएं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न जो हम आजकल देते हैं, वन इज़ कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे लेट नाइट रहना ही पड़ रहा है। तो बेटर है कि अगर आप जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो, ताकि आप पढ़ाई कर सको। दूसरा जो एक बहुत ही गलत तरीका है, और वो मोबाइल या टीवी। हम मोबाइल या टीवी के सामने रखते हैं तो नेचुरली नींद नहीं आने वाली है। तो ये चीज़ें दूर रख के हमें नींद करनी चाहिए। और अगर इसमें दिक्कत होती है तो अच्छा होता है कि हम सुबह जल्दी उठना शुरू करें, ताकि नीचे से हम यानी शाम को हम जल्दी सोना शुरू करें। ये ईज़ी एक तरीका है इस चीज़ को करने के लिए। नेक्स्ट प्लीज़। अगर आप देखोगे कि मैं कोई रॉकेट साइंस यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ। छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो साइकोलॉजिकल वेल-बीइंग पे असर डालती है। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, सर मेरा वेट बढ़ा हुआ है, और वो बोलता है जाके तुम ऐसा करो, लाइफ़स्टाइल चेंज करो। हम बोलते हैं लाइफ़स्टाइल चेंज, क्या लाइफ़स्टाइल? जो खा रहा हूँ, सुबह उठता हूँ, सोता भी हूँ, काम भी करता हूँ, मुझे क्या लाइफ़स्टाइल? ये छोटी-छोटी माइन्यूट चीज़ें होती हैं जो लाइफ़ को चेंज कर सकती है। और ऐसे ही हमारे साइकोलॉजिकल हेल्थ के साथ है। ह्यूमन कनेक्शन हुआ कि मैं कितना दूसरे लोगों के साथ रहता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उनको हाल-चाल पूछता हूँ, अपना आप उनके सामने रिवील करता हूँ, बात करता हूँ, कितना बात कर पाता हूँ, चाहे कॉलिंग पे हो, चाहे आमने-सामने हो, या उनको मिलने जाता हूँ। ये अगर हम करेंगे तो ये एक बहुत अच्छा रीज़न बनता है कि इंसान डिप्रेशन से खासकर दूर रह सकता है। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, डिप्रेशन जब हो जाता है डिप्रेशन, तो सबसे बड़ा इसमें रीज़न होता है कि वो लोगों को अवॉइड करने लगता है धीरे-धीरे। उसको मन नहीं करता है एक्चुअली बात करने का, उसको मन नहीं करेगा किसी से। अगर कोई आएगा सामने तो वो सोचेगा कि ये जल्दी चला जाए। और यहाँ पे अगर हम ज़बरदस्ती वो काम करें, लोगों से मिलें, बातचीत करें, उनके साथ रहें, तो डिप्रेशन बहुत मुश्किल
हो जाता है डिप्रेशन को हावी होना, तो डिप्रेशन चला जाता है धीरे 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 धीरे। सो व्हाट आई मीन टू से कि ह्यूमन कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे हम कितने भी बिजी हो, हमें एक टाइम निकालना चाहिए। हम रोज किसी ना फ्रेंड से या अपने रिश्तेदारों से उनकी खबर खबर रखनी बहुत जरूरी है, तो ये हमें साइकोलॉजिकली हेल्थी रख सकता है। नेक्स्ट प्लीज। फन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ चीजें ऐसी करना जो हमें खुशी दे दें। चाहे आप टीवी देखो, चाहे आप मजाक करो, चाहे आप बच्चों के साथ खेलो, चाहे आप पेट के साथ खेलो। आजकल बहुत सारे लोग बिल्लियां पालते हैं, बर्ड्स पालते हैं। चाहे आप जोक करो, चाहे आप हॉबीज कुछ रखो, या वो इंडोर प्लांट्स रखते हैं, उनको फिर उनके साथ बिजी होते हैं। कुछ भी करने से जिससे आपका फन टाइम हो, आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, ये हमें साइकोलॉजिकली हेल्दी रख सकते हैं। नेक्स्ट, टाइम आउट। टाइम आउट इज कोई ऐसा टाइम जिसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसे कुछ लोगों को उनको आदत होती है कि वो सिर्फ काम 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 के बारे में सोचते हैं। वो कितना कर पाते हैं वो डिफरेंट है, लेकिन काम 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 के बारे में ही सोच रहे होते हैं। तो जो ही वो कोई ऐसा टाइम होता है उनके पास जिसमें वो कुछ नहीं करते हैं, तो वो गिल्टी फील करना शुरू कर देते हैं कि मैंने ये टाइम वेस्ट किया। टाइम आउट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दैट मीन्स आपके पास कुछ ऐसा टाइम है, आधा घंटा 1 घंटा, जिसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे। आप मान लो वो वेस्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। सो लेकिन वो आपके माइंड के ब्रेक के लिए ठीक है। आधा घंटा हो, 1 घंटा हो, जैसा भी हो। उससे ज्यादा तो फिर वो गलत बात है। मगर आधा घंटा 1 घंटा हम ऐसा टाइम रख सकते हैं कि जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे ही बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये टाइम आउट भी देखा गया है रिसर्च से कि ये हम हमारे साइकोलॉजिकल हेल्थ को बढ़ाता है। नेक्स्ट प्लीज। माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या है? माइंडफुलनेस बेसिकली ये कॉन्सेप्ट रिलीजियस कॉन्सेप्ट से लिया गया है, खासकर बुद्धिज्म से। तो बुद्धिज्म से इसको साइकोलॉजी में लाया गया है। तो माइंडफुलनेस का मकसद क्या होता है? माइंडफुलनेस मतलब हुआ कि मैं अपना दिमाग प्रेजेंट में रखूं। सो इसका मतलब हुआ कि ये लोग मानते थे कि एक इंसान परेशान हो सकता है तभी जब वो ख्यालों में रहेगा, सोचने बैठेगा। जैसे जैसे मैं सोच रहा हूँ कि कल मैं मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, इस बंदे ने मेरे साथ ऐसा किया, या मैं ये सोच रहा हूँ कि कल मेरा एग्जाम है, मैं क्या करूं, मैं कैसे इस चीज से दूर रहूं, मैं कैसे इन चीजों को हैंडल करूं। यानी मैं या पीछे का सोच रहा हूँ या आगे का सोच रहा हूँ, पास्ट और फ्यूचर। तो माइंडफुलनेस मीन्स यू हैव टू लिव द प्रेजेंट मोमेंट। आप प्रेजेंट मोमेंट में ध्यान रख रहे हैं। सो इसका मतलब हुआ ये आपका दिमाग है, और आप अपना अटेंशन इस दिमाग के बाहर रख रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ कौन आया, वो क्या बात कर रहा है, मैं आगे क्या कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, न कि आप दिमाग में रखो। सो माइंडफुलनेस एक ये हुआ कि ध्यान आप बाहर रखो प्रेजेंट में। दूसरा, नॉन जजमेंटल। आप जजमेंटल मत हो जाओ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ ये मेरे सामने जो चीज है ये बुरी है, या मैं बोल रहा हूँ अरे वाह ये कितनी अच्छी चीज है। आप जजमेंटल मत हो जाओ, ना पॉजिटिव जजमेंट ना नेगेटिव जजमेंट। बस आप अटेंटिव रहो कि क्या हो रहा है। क्योंकि जब आप जजमेंटल हो जाते हो, तब ये तीसरा कॉन्सेप्ट है इसका, जब जब आप जजमेंटल हो जाते हो तब आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ बहुत शोर है, यानी मैं जजमेंटल हो गया। यहाँ बहुत शोर है, बहुत आवाजें आ रही, इसका मतलब हुआ मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ इसको, और तभी से दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब हुआ माइंडफुलनेस क्या होता है कि हम एक्सेप्ट करें, हम नॉन जजमेंटल रहें, और हम अटेंटिव रहें, प्रेजेंट रहें। तो साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि ऐसे करके हम किसी भी परेशानी से बाहर आ सकते हैं। आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल फेल हो गया मैं, और मैं सोचने लगूंगा कि मैं कितना बकवास बंदा हूँ कि मैं फेल हो गया, मेरे से पढ़ाई नहीं होती है, मैं ये नहीं कर पाऊँ। यानी मैं, मेरा अटेंशन यहाँ है।
इससे अच्छा है कि मैं अटेंशन बाहर रखूँ, बाहर वो बंदा बैठा है, ये बंदा बैठा है, ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, और मैं नॉन जजमेंटल जितना रहूँगा, और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है मैं फेल हो गया, ठीक है, आई एम एक्सेप्टिंग इट, और मैं तब भी प्रेज़ेंट में हूँ, यानी मैं ख़्यालों में नहीं हूँ। तो ये देखा गया है कि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, इन सब चीज़ का एक तोड़ है। इनफैक्ट इसमें सिर्फ एक पार्ट, दैट इज अटेंशन इन प्रेजेंट। अटेंशन इन प्रेजेंट के ऊपर रिसर्च की गई, और ये एक वाहिद पार्ट देखा गया कि अगर आप प्रेजेंट में जियोगे तो ये एक खाली चीज बन सकता है कि जो बहुत सारे लोगों को रिपीटेड डिप्रेशन होता है, बार बार होता है, ठीक हो गया, बीच में फिर हो गया। तो ये रिपीटेड डिप्रेशन को, यानी रिकरेंट डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, आरडीडी को ये रोकता है, सिर्फ अटेंशन प्रेजेंट में रख के। इसका मतलब हुआ मैं बाहर हूँ, दिमाग बाहर है, होशो हवास में बैठा हूँ, और मैं ख्यालों में नहीं हूँ। नेक्स्ट प्लीज। रियलिस्टिक गोल्स, कि मैं जो भी गोल बना रहा हूँ, मैं जो भी मेरा मकसद है, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आज शाम तक मैं 3 चैप्टर पढ़ूंगा, लेकिन मुझे अंदर में पता है ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। सो गोल रियलिस्टिक हमेशा होना चाहिए। जितना हम इमेजिनेटिव गोल्स बनाते हैं, उतना हमें फिर हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और फिर हमें प्रॉब्लम भी होती है। सो बेहतर ये होता है ये बोलना कि चलो देखते हैं कि कितना हो पाता है, ये साथ बोलना। यानी अगर आप इमेजिन भी कर रहे हो, साथ में ये एक प्रोविजन भी रख रहे हो, चलो देखते हैं कितना हो पाता है। सो मैं देखूंगा, बोलूंगा कि मैं आज 3 चैप्टर पढ़ूंगा, चलो देखते हैं कितना हो पाता है। सो मैं अपने दिमाग को ये साथ में बताता हूँ कि देर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये रियलिस्टिक गोल ना हो, और मुझे शायद फेलियर का सामना करना पड़ सकता है। तो चलो ठीक है, मैं पहले ही अपने दिमाग को वो एक नॉक करता हूँ उस टाइम पे। अदरवाइज क्या करना होता है कि अच्छा ये होता है कि अगर हम रियलिस्टिक गोल रखें कि चलो ठीक है, रियलिस्टिक गोल है कि मैं ये एक गोल अचीव कर पाऊंगा। और वो सबसे इजी कैसे हो जाता है कि रियलिस्टिक गोल करना, कि आप एक गोल को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं, छोटे छोटे गोल बनाते हैं। इसका मतलब नहीं हो पढ़ाई में, ये कोई भी काम हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शादी है घर में, शादी है घर में, तो हम क्या करेंगे, बड़े काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड करेंगे, और फिर ये देखेंगे कि आज मेरे हिस्से में कौन कौन सा काम आया है, उसको मैं उसी पे फोकस करूं, बाकी जो कल का काम है उस पे फोकस ना करूं। तो ये हमारे रियलिस्टिक गोल पे फोकस करना हमें टेंशन भी हटा देता है। अदरवाइज हम क्या सोचने लगते हैं, सिलेबस इतना बड़ा है, मैं कैसे पढ़ूंगा। भाई रियलिस्टिक गोल बना आधे घंटे के लिए, और सिर्फ सोचो आधे घंटे तक मुझे ये पढ़ना है, आगे आगे पीछे कुछ नहीं है, बस आधे घंटे मुझे यही काम करना है। तो ये जब ये परस्यू हो जाता है, जब आप इसको सक्सेसफुली क्रैक करते हो, तो आपको दिमाग में आता है ओके दिस इज अ सक्सेस, तो आप आगे बढ़ते हो। लेकिन अदरवाइज एप्रीहेंसिव हो जाओगे, कि मैं ओवरवेलम हो जाओगे कि मैं इतना बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, सिलेबस इतना बड़ा है, मैं क्या करूँ। सो कीप रियलिस्टिक गोल, और उसको आप रियलिस्टिक गोल को, एक बड़े गोल को छोटे छोटे हाउस में चेंज करें, और फिर अभी का हाफ एन आवर का गोल आप रखो, और उसी को परस्यू करें। ये हम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। जब भी मदद की जरूरत हो, पूछना जरूरी होता है। बहुत बार हम बिकॉज ऑफ एसर्टिवनेस या शाइनेस या एरोगेंस या इगोइस्टिक बिहेवियर, चाहे मैं ये हूं कि मैं किसी को बोल नहीं पाता हूँ, या मैं ये हूं अपने आप को बड़ा समझता हूँ, तो कोई मदद नहीं मांगता हूँ, लेकिन ये ठीक बात नहीं है। कम से कम हमें अपनी प्रॉब्लम दूसरे के सामने रखनी चाहिए, और हमें बोलना चाहिए उनको कि मुझे मदद की जरूरत है। जब भी फील करो, आस्क फॉर हेल्प। वो बंदा करे मदद या ना करे, इट हैज टू बेनिफिट, दो बेनिफिट है इसमें। जब आप बोलते हो, आदत उसी में ही प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है, बिकॉज यू सॉर्ट ऑफ डू कैथारसिस, आप अपना बोझ थोड़ा सा दूसरे के हाथ में दे देते हो। वो हेल्प करे या ना करे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, मगर इसका फायदा देखा गया है। इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि मैं हर एक चीज को दूसरे को बोलूंगा,
हर एक चीज़ के लिए दूसरे से मदद माँगूँगा, ये इसका मतलब ये भी नहीं है क्योंकि वो डिपेंडेंसी कहलाएगा। तो हमें तब ये करना है जब मुझे लग रहा है इट्स गोइंग आउट ऑफ माय हैंड, मेरे हाथों से बाहर जा रहा है और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तब आप हेल्प माँग लो। नेक्स्ट प्लीज़। छोटी-छोटी चीज़ें अपने आप को पॉजिटिव स्टेटमेंट कहना है, जैसे मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये हासिल कर सकता हूँ, मैं ये प्रॉब्लम ठीक कर सकता हूँ, मैंने इससे पहले भी ये ऐसी प्रॉब्लम झेली है, मैं अब भी इसके साथ लड़ सकता हूँ या ये बुरा वक़्त है, थोड़ी देर में टल जाएगा। ऐसे-ऐसे पॉजिटिव स्टेटमेंट हमें खुद को बोलना है या इवन ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर वाले की तरफ से है, तो मुझे इसके ऊपर सब्र करना है अ, या ऐसा कि ऊपर वाला मुझे मदद करे इस चीज़ से बाहर निकलने में। एनी पॉजिटिव स्टेटमेंट जो सेल्फ स्टेटमेंट होते हैं, ये एक आदत बनानी चाहिए। जब हम इसको बोलना नहीं होता है, अंदर में आप सोच सकते हैं, अंदर में इसको इसको 1-2 बार आप बोल सकते हैं, तो ये एक एक हिम्मत बढ़ा देता है एक इंसान की। नेक्स्ट प्लीज़। कैथारसिस कैथारसिस हुआ अपना अपना दिल का बोझ हल्का करना और वो किस तरीके से हो सकता है आप अगर किसी से बात नहीं कर पाते हैं तो आप लिखना शुरू कर लो आप डायरी पे लिखना शुरू कर लो आप जैसे दिमाग में आ रहा है आप डायरी पे लिखो और फिर अगर आपको ये डर भी लग रहा है कि कोई इस डायरी को पढ़ लेगा तो आप उस डायरी को जला लो या उन पन्नों को फाड़ के जला लो मगर लिख लो तो क्या होता है ना माइंड से ये सारा चीज उतर के उसमें आ जाता है ऐसे ही टॉकिंग टू फ्रेंड आप दोस्तों से बात कर सकते हो आप थेरेपिस्ट से बात कर सकते हो या टॉकिंग टू एक एम्प्टी चेयर टेक्निक बोलते हैं उसको यूजुअली ये तब करते हैं जब हमें गिला शिकवा हो किसी बंदे से तो हम इमेजिन करते हैं उस बंदे को जैसे अगर मुझे फॉर एग्जांपल फादर से प्रॉब्लम है तो मैं एम्प्टी चेयर में इमेजिन करूंगा अपना फादर और अपनी सारी बातें उस एम्प्टी चेयर से बोल दूंगा बट ये यूजुअली थेरेपिस्ट के सामने किया जाता है क्योंकि ये देखा जाता है कि हम इसको कैसे फॉलो करेंगे और इसमें कभी-कभी कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस या इमोशंस आने लगते हैं, तो हमें उनको डील करना होता है, तो थेरेपिस्ट वॉच रखता है कि कैसे क्या-क्या हम करेंगे। तो ये टेक्निक थेरेपिस्ट के सामने ही होती है। बट अदरवाइज़ जो हम घर में कर सकते हैं, लोगों से बात करना, फ्रेंड से बात करना और डायरी लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्लीज़। हेल्प अदर्स सिर्फ हेल्प मांगना ही हमें खुश नहीं करता है अगर हम हेल्प करेंगे तो उससे भी हमें खुशी मिलती है बहुत ही यू नो कंट्रोल्ड रिसर्च इसमें की गई है कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप हेल्प करते हो किसी की तो आपको खुशी का एहसास होता है इस पे बहुत सारी थ्योरीज हैं हम उन थ्योरीज में नहीं जाएंगे बट मोटा मोटी ऐसा है कि अगर हम हेल्प करते हैं तो इतना इतना अगर दूसरे बंदे को फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तो हेल्प जहाँ भी हो सकती है, छोटे से छोटी हो सकती है, बड़ी से बड़ी हो सकती है। चाहे आप किसी को हाथ बटाएँ बटाएँ, जैसे कोई मज़दूर चल रहा है बहुत सारा बोझ लेके, थोड़ा-सा हल्का-सा हेल्प कर लिया। कोई बंदा है उसको उसको वो नट बोल्ट खोल रहा है, नट उससे खुल नहीं रहा, आपने थोड़ी-सी हेल्प कर ली। कोई एड्रेस पूछ रहा है आपसे, आपने एड्रेस बोल दिया, किसी को पैसे की ज़रूरत है, आपने पैसा दे दिया। तो ऐसी चीज़ें हमें साइकोलॉजिकली हेल्दी बनाती है और हमारा पॉजिटिव आउटलुक करता है। नेक्स्ट प्लीज़। लाफ्टर थेरेपी यहाँ पे 2 तरीके के हैं। एक हुआ लाफ्टर योगा जो आपने देखा होगा, वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसते हैं। तो उसमें कुछ-कुछ रिसर्च ऐसी भी है जो कॉन्ट्ररी है कि वो बोलते हैं कि लाफ्टर योगा के तुरंत बाद जिनमें खासकर बाइपोलर डिसऑर्डर होता है तो वो तुरंत उसके बाद डिप्रेसिव फील करने लगते हैं। तो इससे अच्छा एक टेक्नीक है जिसको हम बोलते हैं स्माइलिंग। स्माइल अगर आप करोगे तो स्माइल करने से क्या होता है ना कि देयर इज़ अ फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस। मान लो आप उदास हो अंदर में और आपने तब भी स्माइल किया दूसरे बंदे पे तो ब्रेन इस स्माइल को इसको पढ़ लेता है अनकॉन्शियसली तो अंदर में वो वैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने लगता है फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस बोलता है कि अगर हम यहाँ पे मुस्कुराहट रखेंगे तो अंदर में हैप्पीनेस ब्रेन फॉल्सली शुरू कराएगा
भले ही वो अंदर से सैड फील कर रहा हो, बट वो कोशिश करेगा ब्रेन कि वो इमोशन को चेंज करे। तभी क्या होता है ना कि हम हमारा मन नहीं होता कभी किसी से बात करने का, हम सैड होते हैं, लेकिन फिर दोस्त आता है, हमने हँसी मज़ाक की, फिर भूल जाते हैं। भूल कैसे जाते हैं? बिकॉज़ फेशियल फीडबैक को रिस्पॉन्ड करता है हमारा ब्रेन और वो सेरोटोनिन को रिलीज़ करता है, तो हमारा मूड इम्प्रूव हो जाता है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये हमारा आप मान लीजिए एक्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी में इम्पोर्टेंट है। माफ़ करना इम्पोर्टेंट है। जब हम माफ़ नहीं करते हैं, तो कुछ चीज़ें हो जाती हैं। 1, अ, हमारे पास साइकिक एनर्जी होती है जिसको हम लिबिडो बोलते हैं। तो लिबिडिनल एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज़ होता है अगर हम किसी कॉन्फ्लिक्ट में रहे। इसका मतलब हुआ अगर मुझे किसी से लड़ाई है, उसने बहुत गलत किया मेरे साथ और मैं माफ़ नहीं कर रहा हूँ उससे। तो ये बिहेवियर और मेरा माफ़ ना करना क्या करेगा, ये एक बहुत बड़ी मेरी साइकिक एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करेगा और मैं काम कम कर पाऊँगा, मैं पढ़ कम पाऊँगा, मेरा दिमाग इसी चीज़ के लिए रहेगा। मुझे हमेशा ये देखना है कि ये बंदा मेरे सामने नहीं दिखना चाहिए। मुझे हमेशा देखना है कि यू नो कि मुझे इसके सामने नहीं आना है। आप समझ लो, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँगा। आप मान लो अगर हम 5 दोस्त हैं और अचानक से एक दोस्त के साथ लड़ाई हो जाती है और हम फिर सब जब मिलते हैं तो कितना ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाता है और हम बच रहे हैं उससे बात ना करें और कितना एनर्जी यूटिलाइज़ होता है कि मुझे इससे बात नहीं करनी, मुझे इसकी तरफ देखना नहीं है। इट्स अ हेल लॉट ऑफ एनर्जी। तो हाँ, ये कॉम्प्लेक्स बहुत ही एनर्जी खाता है। तो हमें क्या करना होता है कि प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। तो कोई बोल सकता है कि भाई इसने मेरे साथ इतना बुरा किया है, मैं क्यों फॉरगिव करूँ? तो हम यूजुअली उसमें ऐसा बताते हैं कि आप फॉरगिव करो एंड लीव इट टू द टाइम्स। यानी या आप ऊपर वाले तक छोड़ दो या आप अगर रिलीजियस नहीं हो, नेचर पे छोड़ दो। नेचर उसका हिसाब खुद लेगा, ऊपर वाला उसका हिसाब खुद लेगा, लेकिन तुम माफ करो ताकि तुम रिलीव हो पाओ और तुम अपना काम करो। तो ये एक फॉरगिवनेस का हम एक ये करते हैं। तो यूजुअली फॉरगिवनेस हम तब करते हैं खासकर जब ये अपनों के साथ होता है। दूर-दराज़ लोगों के साथ हमारे पास केसेस नहीं आते। अपनों के साथ फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, ऐसे लोगों के साथ जब ये लोग जब प्रॉब्लम करते हैं तो बहुत हर्ट हो जाते हैं, तो हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि हम कैसे फॉरगिव कराते हैं सेशंस में, बट फॉरगिवनेस आपको मेंटल एनर्जी रिलीव करता है और आपको बहुत मदद करता है आगे। नेक्स्ट प्लीज। आइडेंटिफाई योर हायर पावर। आइडेंटिफाई योर हायर पावर। हायर पावर मतलब क्या हुआ कि मेरी रिसोर्सेज लिमिटेड है, मेरा सोच लिमिटेड है, मेरा सोचना लिमिटेड है, लेकिन मैं ज्यादा भरोसा रख रहा हूँ उस पे जो मेरे से भी बड़ा है। यूजुअली ये गॉड होता है, खुदा होता है, या जो लोग रिलीजियस नहीं है उनके लिए ये स्पिरिचुअल एक फीलिंग होती है। So either this could be God or this could be some supreme power of nature or spiritualism. तो हम क्या करते हैं कि जैसे कुछ चीजें हो जाती हैं हमारे साथ और हम बोलते हैं कि ठीक है, ऊपर वाले का यही मर्जी थी। तो ऐसे करने से हम जब बेबस होते हैं तो हम अपना ये सारा चीज दूसरे के ऊपर यानी ऊपर वाले के ऊपर इसको ला देते हैं, तो हम थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं। जब हमें पता है कि किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है, जब हमें पता है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, तो इसको अच्छा होता है कि आप आइडेंटिफाई करो हायर पावर से। तो आइडेंटिफाई हम करेंगे हायर पावर से तभी ये पॉसिबल है जब हायर पावर के साथ एक कनेक्शन होगा। तो हायर पावर के साथ कनेक्शन के लिए जो लोग रिलीजियस नहीं है, हम उनको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस देते हैं। सो दैट मीन्स वो मेडिटेशन करेंगे, और जो रिलीजियस होते हैं तो उनको बोलते हैं नमाज पढ़ो, ऊपर वाले से दुआ मांगो, ताकि एक एक कनेक्शन हो और बैक इन द माइंड आपके दिमाग में ये चीज रहे कि मेरे साथ ऊपर वाला है, ठीक है कोई नहीं। तो खुदा ना खासा कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो वी नो दैट ही इज, ये उसी की मर्जी है और वही इस चीज का ध्यान भी रख सकता है।
तो हम उस चीज़ से अपने आप को अलग करते हैं। तो हमारे अंदर एक ताकत भी आ जाती है कि हम उस बड़े प्रॉब्लम को लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।